देखो, ये कहानी दो दोस्तों की है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसान की, उसकी सोच की और उसकी उस गलतफहमी की कि उसे सब कुछ पता है। अखिलेश और दिनेश दोनों अपनी अपनी जिंदगी से कुछ वक्त का आराम चाहते थे। काम, टेंशन, रोजमर्रा की भागदौड़, कभी कभी इंसान को बस यही लगता है कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। अखिलेश प्राचीन भारतीय इतिहास का विद्यार्थी था। इतिहास उसके लिए सिर्फ किताब तक सीमित नहीं था। वो इतिहास को पढ़ता नहीं था, वो उसे जीता था। दूसरी तरफ दिनेश था, बड़ौला में प्रयोगशाला में काम करने वाला वैज्ञानिक। रासायनिक सूत्र, प्रयोग, तर्क, उसकी दुनिया साफ थी। जो प्रमाणित हो वही सच। दोनों ने तय किया कि वो ऐसी जगह जाए जहां कुछ समय के लिए वर्तमान जिंदगी को बुलाया जा सके और वर्तमान को जिया जा सके। इसलिए उन्होंने चुना भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जाने की कोई खास वजह तो नहीं थी, परंतु शायद उनका जाना तय था। अब भुवनेश्वर कोई साधारण जगह तो नहीं है। यह वो धरती है जहाँ 261 ईसा पूर्व प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद सम्राट अशोक हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। इतिहास कहता है कि कलिंग युद्ध में दया नदी का पानी मृतकों के खून से लाल हो गया था। लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और उतने ही घायल हुए। इतिहास यह सब दर्ज करता है, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि उस जमीन ने कितने कुछ सहा होगा। कहा जाता है कि भुवनेश्वर में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पुख्ता तौर पर मैं नहीं जानता, पर लेकिन कहा तो यही जाता है। लेकिन ऐसी बातें इस जगह को रहस्यमय बना देती है। खैर, इतिहास की बातें बहुत हुई। भुवनेश्वर कोई छोटी जगह तो नहीं है, देखने के लिए बहुत कुछ है। दोनों ने तय किया कि वो हर दिन अलग अलग जगह घूमेंगे, लेकिन जैसा अक्सर होता है सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता। पहले ही दिन पूरा प्लान बिगड़ गया। जगह जगह जुलूस निकल रहे थे, कहीं हड़ताल, कहीं रास्ते बंद। जहाँ जाना था वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो गया था। इतनी दूर आए थे घूमने के लिए और पहले दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। दोनों का दिमाग खराब हो गया। तभी टैक्सी ड्राइवर ने सुझाव दिया कि भुवनेश्वर के लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण धौरीगिरी पर्वत है। अगर आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। वही जगह जहां सम्राट अशोक ने शांति स्तूप की स्थापना की थी। अब कहीं और तो जा नहीं सकते थे और अखिलेश के लिए इतिहास से जुड़े जगह हमेशा खास होते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वहीं चलते हैं। जब वे धौरीगिरी पहुंचे, वो आसपास के वातावरण देखकर दोनों ने कुछ देर के लिए खामोश हो गए। वहाँ शांति थी, लेकिन साधारण नहीं। ऐसी शांति जो भीतर तक उतरती है। थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों ने सोचा कि कहीं बैठकर आराम किया जाए। लगातार गाड़ी में बैठे रहने से थकान हो गई थी। दिनेश ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि अगर आगे कहीं पार्क या बैठने की जगह मिले तो गाड़ी रोक देना। ड्राइवर ने बताया कि थोड़ी दूर पर ही अजातशत्रु का महल है। अजातशत्रु इतिहास का एक ऐसा राजा है जिसे क्रूर और महत्वाकांक्षी माना जाता है। जैसे ही अखिलेश ने अजातशत्रु का नाम सुना, उसका व्यवहार बदल गया। उसने रास्ते बताने शुरू कर दिए, कहाँ मोड़ आएगा, कहाँ रुकना है। टैक्सी ड्राइवर चौंक गया। दिनेश भी। जब उसने पूछा गया कि उसे ये सब कैसे पता, तो अखिलेश का जवाब अजीब था। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। दिनेश को लगा इतिहास ज्यादा पढ़ने का असर है। जब वे अजातशत्रु के महल के पास पहुंचते हैं तो यहाँ से अखिलेश के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। महल के अंदर और आसपास घूमते हुए अखिलेश इतिहास बताने लगता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कोई किताब में पढ़कर बता रहा हो। वो अजातशत्रु के बारे में इतनी बारीकी से बताता है जो आमतौर पर किताब पर भी नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास देख रहा हो, महसूस कर रहा हो। यहीं पर ये शॉक होता है कि अखिलेश के लिए ये जगह घूमने की नहीं, घर जैसा लग रही है। कुछ देर बाद दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतिहास बोलते बोलते अखिलेश को तेज प्यास लगने लगती है। वह दिनेश से कहता है। दिनेश आसपास देखता है, उसे कोई नल तो नहीं मिलती, लेकिन एक पुराना कुआं दिख जाता है। जैसे ही दिनेश कुएं के पास जाकर अंदर झांकता है, वो चौंक जाता है। और यहाँ अखिलेश प्यास से मर रहा होता है, तो वो भी कुएं के पास जाता है और वो भी चौंक जाता है। कुएं के अंदर अजीब तरह की मछलियां होती है। वे बहुत सुंदर होती है, उनके शरीर पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। मछलियां उछल कूद करती है और दिनेश पूरी तरह उन्हें देखने में खो जाता है। क्योंकि उन्हें पानी पीनी थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ देखते हैं और उन्हें एक बाल्टी दिखाई देती है। तो वो उस बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं का पानी का निकालने का फैसला करते हैं। जब वो बाल्टी को कुएं में फेंकते हैं, तब पानी के साथ एक मछली भी ऊपर आ जाती है।
और मछली इतनी सुंदर होती है कि अखिलेश उसे छूने की कोशिश करता है। उस मछली के कांटे अखिलेश के हाथ में चुभ जाते हैं। अखिलेश वहीं पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। दिनेश घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वो बाल्टी के पानी से अखिलेश को उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पानी उस अखिलेश के मुंह पर मारता है, उसमें से कुछ बूंदें उसके हाथ में चली जाती है जिसमें जख्म हुए थे, और वो देखकर चौंक जाता है कि उसके हाथ खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, जादुई तरीके से। अखिलेश का जख्म चमत्कार तरीके से तुरंत भर जाता है, इतना सफाई से जैसे कोई चोट लगी ही ना हो। यहाँ से कहानी असल रूप में शुरू होती है। अखिलेश जब होश में आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। वो किसी से बात करने लगता है, कभी खुद से, कभी किसी अदृश्य से, मानो उसके भीतर कोई आ गया हो। अब सवाल उठता है, वो कौन थी? एक स्त्री जो ना जाने कितने वर्षों से उस कुएं में कैद थी। वो अपने प्रियतमा का इंतजार कर रही थी। समय बदला, युग बदला, पर उसका इंतजार नहीं बदला, और आज उसका इंतजार पूरा हुआ। अब यहाँ से किताब सिर्फ कहानी नहीं रहती, ये किताब बताता है कि इंसान नश्वर शरीर पाकर भी खुद को भगवान समझने लगता है, जबकि संसार में बहुत कुछ ऐसे हैं जो उसके ज्ञान और उसके समझ से बाहर हैं। कर्म का लेन देन पूरा करने के लिए ही जीवन का रंगमंच चलता है। रिश्ते की मर्यादा टूटने से मानव जीवन में अनेकों समस्या जन्म लेती है। धौरीगिरी के कुएं की प्रेतनी भी इसी का परिणाम है। यह कथा जन्म जन्मांतर तक फैली प्रेत त्याग, विश्वासघात, अशक्ति और मुक्ति की कहानी है। देखो, ये किताब मुझे कुछ खास प्रभावशाली तो नहीं लगी, परंतु अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। ठीक है। अब तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके जाना, अना तुम्हें भी प्रेतनी उठा के ले जाएगी।